नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे SSC CGL 2019 प्रीलिम्स के सारे पेपर। SSC 2019 प्री जो था वो कुल मिलाकर के 18 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं चैप्टर वाइज मैथ्स के जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक एक चैप्टर उठा रहे हैं। जैसे अभी रिसेंट में हमने किसे कंप्लीट किया था, अलजेब्रा को। उससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस को, डिस्काउंट को, सिंपल इंटरेस्ट को, इस टाइप से हमने कई सारे सेशन कंडक्ट किए हैं। अब ये सेशन क्यों देखें और कौन देखें, तो देखो जो इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे, जैसे जो SSC CGL में बैठेंगे, CHSL में या फिर CPO के अंदर, उनके लिए सेशन इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों देखें, रीजन ये है कि जो प्रीवियस ईयर की आपके पास बुक्स होते हैं उनके अंदर इतनी जल्दी ये वाले पेपर नहीं आते। जैसे अगर हम बात करें SSC CGL 2018 मेंस, तो 18 मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो अभी तक शायद ही किसी बुक के अंदर आए हैं। उसके बाद 2019 का प्री भी कंडक्ट हो चुका है। तो जब ये सवाल बुक्स में आएंगे तब तक लगभग 1 या 1.5 साल बीत जाएगा। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें ये नहीं पता चलता है कि जो नया पैटर्न है या फिर क्वेश्चंस को पूछने का एक डिफरेंट तरीका भी हो सकता है, वो कहां से सीखा जाए। तो उसको सीखने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप जो भी पेपर आपकी जो पर्टिकुलर एग्जाम है कंडक्ट करवाती है उनको बेहतर तरीके से करें। प्लस में अगर आप यहां देखेंगे इन सारे के सारे क्वेश्चंस को, तो अराउंड 30% के आसपास, 30 या 40% के आसपास ट्रिग्नोमेट्री को इन लोगों ने कवर कर लिया था। तो सेम ये सिनेरियो आपका मेंस में भी होगा, जिसके अंदर क्या है, हम जो अभी पढ़ेंगे वैसे के वैसे सवाल वहां भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इनको आप अच्छे तरीके से देखें। सवाल नंबर 1 आपके सामने है और इनकी PDF के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम का चैनल है उसे ज्वाइन करें। वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से एक डाउट ग्रुप भी क्रिएट कर रखा है, वहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स भेजें। आपके जो डाउट्स आते हैं एग्जाम रिलेटेड, और कोई आलतू फालतू बात नहीं है कि ये मैसेज है इसको 10 ग्रुप में फॉरवर्ड करो, ऐसे नहीं। क्लियर है, अगर ऐसा करेंगे तो फिर वहां कोई ना कोई आपको ब्लॉक कर देगा। चलिए भाई, सवाल नंबर 1 की बात करें तो इसने क्या कहा कि यदि A जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और 6 tan A की वैल्यू आपको दे रखी है 5, तो 8 sin A माइनस 4 cos A अपॉन cos A प्लस 2 sin A। ये कई बार रिपीट हुआ पैटर्न है। सोल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। देखो tan A की वैल्यू क्या बन गई, 5/6 लिखा जा सकता है। अब आप चाहो तो जो बात पूछी गई है उसमें ऊपर और नीचे कोस का डिवीजन कर दो, तो क्या बनेगा 8 tan A माइनस 4 अपोन में क्या बनेगा 1 प्लस 2 tan A, ये भी लिखा जा सकता है। जब आपका ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, असल में देखा जाए तो tan A को आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखना जरा, सबसे इजी वे क्या रहता है, tan A की जो वैल्यू है आपके सामने वो निकल के आई है 5/6। tan A को क्या लिखते हैं आप, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लिखा जा सकता है। अगर आप गौर से देखें तो आप sin A को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos A को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेम टू सेम ऐसे ही नीचे बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पूरे में ऊपर नीचे हाइपोटेनस का गुणा करेंगे तो 8 इंटू परपेंडिकुलर माइनस 4 इंटू बेस, फिर नीचे बेस प्लस 2 इंटू परपेंडिकुलर, लिखा जा सकता है। इस पैटर्न में कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई tan A क्या लिख सकते हो, sin A अपॉन cos A। sin A की वैल्यू 5, cos A की वैल्यू 6। अगर ये पर्टिकुलर सवाल है, यहां पर ये बात ट्रू है, इस तरीके से भी अगर आप करेंगे तो सवाल सही हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल को चेंज कर देता, यहां पर sin A cos A ऊपर है, नीचे की तरफ cos A और sin A है, इनमें से अगर किसी भी एक पार्ट को गायब कर दिया जाए, अगर मैं ऊपर से sin A को गायब कर दूं, 8 माइनस 4 cos A अपोन में एज इट इज पूरा सवाल मेंटेन कर दूं, तो वहां अगर आप इसे sin A की वैल्यू 5, cos A की वैल्यू 6 लिखेंगे, सवाल गलत हो जाएगा। ओरिजिनल रिलेशन tan का ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस का डिवीजन, बेस में भी हाइपोटेनस का डिवीजन, तब जाकर ये साइन और कोस बनता है। तो जब ये पैटर्न आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा तो क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, एक एक करके हम लोग डील कर लेंगे। ऐसे केसेस के अंदर सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हो, तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं 8 गुणा में परपेंडिकुलर बचा,
परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, -4 गुणा में बेस की वैल्यू कितनी हो गई भाई 6, अपोन में कोस ये बेस हो गया और साइन की वैल्यू की वजह से यहां 5 आ गया। देखना जरा, 40 में से 24 चला गया आपका, 16 बचा, 10 6 16, 16 में 16 का डिवीजन करोगे तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा 1। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। सवाल इतना आसान है कि आप चाहे तो वर्बली इसको कर सकते हैं। जो भी सवाल आपको इंपॉर्टेंट लगे वैसे तो मैं मार्क करवा दूंगा कि ये सवाल नए तरीके से पूछा जा रहा है। जैसे ये वाला सवाल है, ये बहुत बार पूछा गया है। आज से अगर 5 साल पहले के भी एसएससी के प्री मेंस के पेपर देखोगे तो उनमें भी आपको ये मिल जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 2 में क्या कहा इसने, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री देन 2 इंटू 1 प्लस 10 ए इंटू में 1 प्लस 10 बी। अब ये देखो पैटर्न इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कई सारे पैटर्न एंगल्स पर डिस्कस किए जाते हैं। कब, जब a प्लस बी आपका 45 डिग्री है तब क्या पैटर्न होते हैं, a प्लस बी 90 होता है तब क्या पैटर्न बनते हैं। अगर वो 3 एंगल a प्लस बी प्लस सी दे दे और इनका सम 90 डिग्री दे दे या इनका सम 180 डिग्री दे दे तो क्या क्या संभावनाएं आपकी बनती हैं। तो जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री में ये बातें नहीं पढ़ रखी हैं तो मैं उससे ये कहूंगा कि ये कहीं से भी आप कंटेंट ढूंढे, ट्रिग्नोमेट्री मैं पढ़ाऊंगा तब तो बिल्कुल इनको कवर करवाया जाएगा। कई सारे ये आपके पैटर्न बनते हैं, इनके आपको सीधे सीधे रिजल्ट्स आने चाहिए, क्योंकि जो सीरीज के सवाल जैसे बनेंगे तो सीरीज के सवाल यहां से बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री डैश 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 आगे तक ये सीरीज चलती रहती है, चाहे ये कोस में चले 10 में चले, तो इसके कई सारे पैटर्न होते हैं। और वो पैटर्न कौन से हैं, ये वाले, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। रीजन क्या है, जैसे ये सवाल है, आप एग्जाम हॉल में बैठकर इसे अगर सोल्व करने लग जाएंगे तो ये आपका एक्सट्रीम टाइम किल कर देगा। जबकि इस रिजल्ट के अंदर जब ये प्रॉपर्टी पढ़ी जाती है तब सीधे सीधे लिखा जाता है कि 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी इक्वल्स टू में हमेशा क्या आता है 2, तो 2 तो बाहर हो गया और 1 प्लस 10 ए इंटू में 1 प्लस 10 बी की वैल्यू भी क्या हो गई 2, तो सीधे सीधे रिजल्ट क्या होता है 4। अब ये सवाल माइंड में होता है, माइंड में कब होगा भाई, जब आपने इस चीज के ऊपर काम अच्छे तरीके से कर रखा होगा। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली और ये कई सारे पैटर्न बनते हैं, ये नहीं पढ़े हैं, तो कहीं से भी देख करके एक बार के लिए इनको साइड के अंदर आप नोट करें और सीधे सीधे इनके रिजल्ट्स ध्यान रखें, क्योंकि इस पर बेस्ड जो सवाल होगा वो इजी होगा और वो बहुत मुश्किल भी होगा। मुश्किल किनके लिए, जिनको प्रॉपर्टी नहीं पता है, अब वो क्या करेंगे, इधर उधर दिमाग लगाएंगे। इजी किनके लिए होगा, जिन्होंने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। जैसे ये सवाल देखा तो 2 इंटू 2 4, सीधे सीधे आपका रिजल्ट आ गया। चलिए भाई सवाल नंबर 3, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ पैटर्न है, तो आई होप इसका रिजल्ट आप लिख देंगे, आसान सा है। देखना क्या कहा, x इक्वल्स टू में आपका 4a प्लस 5 साइन ए और y के अंदर इंटरचेंज कर देता है वैल्यूज को, जो साइन के साथ थी उसको कोस के साथ लिख देता है, कोस के साथ जो थी उसको साइन के साथ लिख देता है, और एक बीच में ऊपर प्लस था तो बाद में माइनस। रिजल्ट इसका सिंपल सा होता है, क्या लिखा जाता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहली टर्म और दूसरी टर्म दोनों का स्क्वायर, मल्टीपल कोस का और साइन का क्या है 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का स्क्वायर करोगे 25। तो ये एकदम आसान सा पैटर्न है और एसएससी ने पता नहीं कितनी बार इसको पूछ लिया है, तो ये सवाल भी आप वर्बली कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए भाई 4 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 4, लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर सकते हो तो एक बार के लिए इसको अटेम्प्ट भी कर ले जाओ। 4 में देखना क्या कहा कि एक्सप्रेशन आपके पास व्यंजक क्या, कोसेक 85 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 5 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो कोसेक ब्रैकेट में लिख लो 90 प्लस थीटा माइनस 5 लिखा जा सकता है ना। देखो कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस का 5 डिग्री, तो ये 5 इससे कटेगा तो 85 प्लस थीटा मेंटेन रह जाएगा। जब भी कभी कोसेक प्लस माइनस 90 आएगा तो किस में बदलेगा, ये कोसेक बदलेगा सेक में, ब्रैकेट में क्या बात आएगी थीटा माइनस 5 डिग्री। क्लियर है। आगे क्या लिखा हुआ है, सेक माइनस का सेक 5 डिग्री, माइनस का आपके पास लिखा है, चलो माइनस को एक बार हटा देता हूं मैं, सेक 5 डिग्री माइनस
थीटा। एक बात आपको पता होगी कि सेक माइनस थीटा और सेक थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें दोनों एक ही होते हैं। अगर आप इसको माइनस कॉमन लेकर के भी लिखना चाहते तो इसी बात को आप सेक थीटा माइनस 5 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात बताओ, इसका रिजल्ट सेक थीटा माइनस 5 है, फिर बीच में माइनस का साइन है और फिर सेक 5 डिग्री माइनस थीटा है, तो एक दूसरे से दोनों चीजें कट जाएंगी। ये असल में देखा जाए तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक पार्ट है, जो शुरुआत की क्लासेज होती है उनमें आपको ये पढ़ाया जाता है। तो यहां पर ये सब लिखने की नीड नहीं थी, लिखकर क्यों बता रहा हूं आपको कि एक आइडिया लगे कि जो चीज पूछी है वो ये वाली है। क्लियर? तो पहली दो टर्म तो जीरो हो गई, दूसरे में देखना -10 है आपका 55, इसको ऐसा करो 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस का 35, 90 में से 35 चला जाएगा 55, माइनस का 10 है और फिर 90 प्लस समथिंग है, तो किसमें बदलेगा भाई? आपका कोट के अंदर बदल जाएगा। कोट में भी कौन सा पैटर्न? माइनस का, तो ये माइनस माइनस बन जाएगा आपका और कोट थीटा माइनस 35 डिग्री क्रिएट कर देगा। दूसरा पार्ट आपका क्या है? कोट 35 डिग्री माइनस थीटा, तो आप माइनस कॉमन ले लोगे, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा होता है। अगेन ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ कट जाती हैं, तो इसका रिजल्ट सीधे सीधे आपका ऑप्शन डी बन जाता है। और मेरे हिसाब से अगर आपने थोड़ा भी बेसिक पर काम कर रखा है, ये सवाल भी आपका माइंड में हो गया। रीजन ये है कि इसके जिस हिसाब से ऑप्शन बन रहे हैं, आपको पता है कि चीजें एकदम या तो कैंसल आउट हो जाएंगी या फिर कहीं ना कहीं ऐसी वैल्यू फंसा देता है जिसकी वजह से कोई परफेक्ट वैल्यू बन जाती है। तो परफेक्ट वैल्यू बनने का तो कोई चांस है ही नहीं। जितने भी आपने एंगल देखे हैं, आपको जैसे कोई कहे कोसेक 85 डिग्री की वैल्यू नहीं बता सकते, सेक 5 डिग्री की वैल्यू नहीं बता सकते। रीजन क्या? अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग कभी भी इन चीजों पर काम नहीं करते कि साइन 5 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो एक स्पेसिफिक पैटर्न पर बेस्ड ये सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने बेसिक्स को थोड़ा सा भी ठीक कर रखा है तो सीधे सीधे आप इनको सोल्व कर सकते थे। चलिए भाई, सवाल नंबर 5। जो भी चीजें, क्योंकि देखो जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है, मेरे हिसाब से वही बच्चे देख रहे होंगे, या जिन्होंने प्री की एग्जाम दी है या मेंस भी अटेम्प्ट कर रखा है, तो उनके लिए एज ए ये रिवीजन हो जाएगा। और जितने भी सवाल प्री में इस बार पूछे गए हैं, इनको अगर आप करते हैं तो इसका मतलब आपको 30% के अराउंड ट्रिग्नोमेट्री आती है, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा कंप्लीट कवर नहीं किया था। बहुत सारी प्रॉपर्टी या पैटर्न पर बेस्ड जो सवाल थे वो प्री में नहीं पूछे गए थे। चलो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपोन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 3/5 है। कोसेक की फॉर्म में आपसे ये रिजल्ट पूछ रहा है, कोसेक प्लस कोट और कोसेक माइनस कोट। ये सवाल सोल्व करने का तरीका देखो, या तो 5 को लेफ्ट में गुणा कर दो, 3 को सेक थीटा प्लस टेन थीटा को राइट में गुणा कर दो। जब ये सिंप्लीफाई होगा तो उसका रिजल्ट लिख सकते हो, या फिर इसका सोल्व करने का एक सबसे इजी तरीका है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपोन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। CND रूल लगाओगे, CND रूल लगाओगे, एक बार जब आप ऊपर को नीचे के साथ ऐड करोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 बार आपका सेक थीटा लिखा जा सकता है। इक्वल्स टू में 5 और 3 क्या बनेगा? 8। एक बार आप क्या करोगे, ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली को लेस करोगे, सेक से सेक कट गया, -10 माइनस का ट्वाइस ऑफ 10 लिखा जा सकता है, माइनस का ट्वाइस ऑफ 10 थीटा। और यहां से देखना 5 में से 3 चला गया तो माइनस का 3 में से 5 चला गया माइनस का 2। ये पार्ट इससे कट जाता है, ये इससे कट जाता है। या फिर थोड़ा सा भी आप समझदारी से काम में लेते तो ये सीधे सीधे बात आप 4 लिख सकते थे। अब देखना जरा, सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोस, और ये साइन अपॉन में कोस। कोस से कोस कट गया तो 1 अपॉन में साइन क्या लिखा जाएगा? यहां पर 4/1 लिखा जा सकता है। यहां से मैं लिख देता हूं साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। अब देखना कोसेक थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? 4/1। असल में देखा जाए तो यही होगी, तो यहां भी 4 यहां भी 4 प्लस कोट थीटा लिखना है। साइन थीटा किस पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को। अगर आप यहां से बेस की वैल्यू निकालना चाहें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और अंडर रूट, 16 में से 1 चला गया 15 और उसका अंडर रूट कर दो, आ गया। तो यहां वैल्यू क्या आ गई? √15 और यहां पर वैल्यू अगेन √15। अब भी आपका रिजल्ट नहीं बन रहा है, इसका मतलब इसने क्या किया? रेशनलाइज। ऊपर नीचे गुणा किसका करोगे? नीचे 4 प्लस अंडर रूट 15 का गुणा किया तो ये 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर 1 बन गया।
ऊपर 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 16 और 15 क्या बन गया 31, प्लस 2 इंटू दिस वन, तो 8√15। ये आपका बन गया रिजल्ट। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो सवाल असल में देखा जाए तो ये इतनी ही स्टेप्स में आपका सोल्व हो जाता है। आई होप बात समझ आ गई होगी। चलो 6 नंबर का जो सवाल है इसकी लैंग्वेज को आप रीड करो। क्वेश्चन नंबर 6। और आपको ये सेशंस कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट करके बताएं, क्योंकि एक तो यहां पर देखो इधर उधर की बात करके या कोई फालतू की ड्रामेबाजी या हौबाजी करके आपका टाइम नहीं किल किया जाता है। जितना भी लंबा अपना सेशन चलता है उसमें शायद ही कभी इधर उधर की बात करते हैं, तो सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और सारे के सारे जो सवाल हैं आपके रिलेवेंट है और जो पूछा गया उनको मेंस भी स्टार्ट करेंगे, सीडीएस के सवाल भी डिस्कस करेंगे, तो ये थोड़ा सा पेशेंस आप बना के रखें। 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7, इस पैटर्न के स्टार लगा लेना। स्टार क्यों लगाना भाई? रीजन ये है कि कई बार तो ये एकदम इजी फॉर्मेट में आपसे पूछ लेता है, ठीक है, एकदम ही आसान सवाल आ जाएंगे तब मैं बता दूंगा। कई बार क्या होता है यहां पर आप थीटा की वैल्यू आसानी से अज्यूम कर ले जाते हैं, क्लियर है। और तीसरा ये होता है कि जब दोनों ही चीजें नहीं अप्लाई होती हैं, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है आपका, द्विघात समीकरण। तो इस वजह से ये पैटर्न आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखना जरा, आसानी से दिखेगा इसका मतलब आसानी से कोई अगर एकदम इजी पैटर्न होगा तो तुरंत आपको दिखेगा कि इसकी वैल्यू ये है 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7। कुछ भी सीधे सीधे नहीं पता चल रहा है कि ये स्टेप गायब कर दें या ये कर दें, इसका मतलब एकदम आसान तो नहीं है। फिर दूसरा अपने पास ये आता है कि थीटा की वैल्यू अज्यूम करें। अज्यूम करते टाइम भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये चीज भी आपको खुद में डेवलप करनी होगी। कैसे देखना, 2 sin थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 7। अब एक बात बताओ, साइन थीटा की जितनी भी वैल्यूज होती हैं, और इसने रेंज क्या बता रखी है कि थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी हो 90 डिग्री से छोटे, तो साइन 30 की वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो 1/2, 45 1/√2 और √3/2 लिखा जाता है। टेन के लिए भी कोस के लिए वैल्यू चेंज हो जाएंगी, बस यहां पर ये आ जाएगी, यहां ये आ जाएगी, 45 की एज इट इज मेंटेन होगी। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि थीटा की वैल्यू कई बार अज्यूम हो जाती है। यहां पर अज्यूम करने का सीधा सा तरीका देखो, ना तो 0 डिग्री रखना है ना ही 90 डिग्री रखना है, क्योंकि ये रेंज से बाहर है। क्लियर, 3 वैल्यू रखनी है, इनको चेक करना है। चेक करने का देखो, कोस है, कोस के साथ क्या है स्क्वायर, तो कोस के लिए तो कोई भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो 1/2 रखते कोस की जगह, स्क्वायर करोगे 1/4 बनेगा। 1/√2 रखोगे, यहां पर स्क्वायर करोगे 1/2 बनेगा। √3/2 रखोगे, स्क्वायर करोगे 3/4 बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। रीजन क्या है, राइट साइड में जो बात आपकी बन रही है वो परफेक्ट बन रही है। क्लियर, इसका मतलब जहां अगर साइन के साथ स्क्वायर होता या कोस के साथ स्क्वायर होता है, वहां पर तो इन तीनों में से कुछ भी रख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, परफेक्ट वैल्यू बनेगी। इंपॉर्टेंट ये है कि साइन थीटा के साथ आप क्या रखोगे। अगर आप साइन थीटा की जगह 1/2 रखते हैं तो देखना जरा, 2 इंटू 1/2, ये तो वैल्यू 1 बन गई आपकी। कोस के लिए उस केस में ये वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोस 30 की वैल्यू √3/2। तो वहां से जब आप स्क्वायर करके लिखेंगे तो आपके सामने क्या बनेगा, 15 गुणा 3 45 और बटा में 4 ये बनेगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ये 7 बना? ये नहीं बना। अगले मुद्दे की बात करते हैं। यहां अगर आप साइन की जगह, साइन थीटा की जगह 45 रख देते तो 1/√2 वैल्यू बनती। अब एक बात बताओ, 1/√2 बीच में फंस गया और आपका रिजल्ट 7 आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, जबकि आप ये वैल्यू रखेंगे तो रिजल्ट परफेक्ट थोड़ा ना आएगा, वो तो सोल ही नहीं होगा। इसका मतलब इसका कोई लॉजिक ही नहीं है रखने का। ऐसे ही साइन थीटा की जगह आप √3/2 रख लेंगे, कोस वाला पार्ट तो परफेक्ट पैटर्न क्रिएट कर देगा, लेकिन यहां अंडर रूट मेंटेन रहेगा और राइट में आपको 7 बनाना है। इसका मतलब इन चीजों को नहीं रखना होता है। क्लियर, तो यहां से ऑल ओवर मैं एक कंक्लूजन निकालता हूं कि कई बार ये पैटर्न एकदम आसान होता है, सवाल आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। कई बार ऐसा पैटर्न होता है कि थीटा की वैल्यू आपको अज्यूम करनी होती है,
पहली दो अप्रोच यही होती है इस सवाल को सोल्व करने की। अब ये सवाल आप देखते तो आप तुरंत डिसीजन लेते इस सवाल में कि भाई कोस स्क्वायर है, राइट साइड में परफेक्ट वैल्यू बन रही है, तो कोस की तो कोई भी वैल्यू रख दो, चाहे 30 रखो, 45 रखो, 60 रखो, वो तो परफेक्ट बनेगी। इंपॉर्टेंट है साइन की क्या रखें जिसकी वजह से परफेक्ट वैल्यू बन जाए आपकी और अंडर रूट में कुछ भी ना रहे। तो आपने देखा कि भाई 45 रखेंगे साइन के साथ अंडर रूट मेंटेन रहेगा, 60 रखेंगे तो भी अंडर रूट मेंटेन रहेगा। तो क्या रख के देखा 30 रखने पर आपको पता चला कि ये तो 7 बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये बात भी यहां पर क्या होगी, क्रॉस हो गई, दोनों ही बातें। तो फिर आप ये सवाल कैसे करोगे, ये सवाल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना पड़ता है, ठीक है। अब इस बात को जहां कहीं भी देखो आप नोट्स बना रहे हैं, सारी की सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि भाई आपने पढ़ रखा है तो मैं आपका लेवल कुछ ना कुछ बूस्ट करने की कोशिश करूं। हर एक पैटर्न पर मैंने काम करके देखा, छोटी छोटी चीजों के अंदर, कि क्या चीज ऐसी हो कि बच्चा उसे ध्यान रखे, कहां उसकी स्पीड बूस्ट हो। अब ये जो 3 बातें मैंने एक्सप्लेन की आपको, 2 तो कर दी है, तीसरा क्वाड्रेटिक। तीनों ही टाइप के मैं सवाल आपको इन्हीं पेपर्स में दिखा दूंगा कि देखो यहां पर ये पैटर्न अप्लाई होता है, यहां पर वैल्यू से भी काम चल जाता है और यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम में लेने पड़ती है। अब देखना जरा, अब ये सवाल होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कैसे होगा, इस बात को ऑब्जर्व करना। देखो 2 इंटू साइन थीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax² bx प्लस c बराबर 0। ये फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण। एक टर्म x² में होती है और एक आपकी x होती है, और स्क्वायर वाले पैटर्न की वजह से ही हम इसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसा करो, देखो साइन की जो पावर है वो 1 है, तो कोस स्क्वायर को भी साइन में बदल लो। तो 15 ब्रैकेट में साइन कोस स्क्वायर की जगह लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 15 का गुणा करोगे तो माइनस का 15 साइन स्क्वायर थीटा, उसको मैं राइट में भेज देता हूं, तो क्या बना 15 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना ये जो आपका 2 साइन थीटा, इसको भी राइट में भेजोगे तो माइनस का 2 साइन थीटा। अब यहां पर देखना 1 माइनस साइन स्क्वायर चला था आपका, तो 15 गुणा 1 15 राइट में जाएगा, राइट में 7 मौजूद है, माइनस का 15, तो ये आपका पैटर्न क्रिएट होगा। एक इंपॉर्टेंट बात और यहां से निकलेगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का ट्रेडिशनल तरीका काम में नहीं लेना है। पहली बात तो जब भी कभी वो अलजेब्रा में सवाल पूछेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टिपिकल सवाल पूछ सकता है। अलजेब्रा के अलावा कहीं भी अगर वो पूछता है, जैसे स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में, तो वहां फैक्टराइजेशन मेथड से अपना काम चल जाता है। फैक्टराइजेशन मेथड कब पढ़ाया जाएगा भाई, वही बात आ गई फिर से, अलजेब्रा में ही पढ़ा पाऊंगा क्योंकि 20-22 सेशन अपने होंगे, एकदम डिटेल में हम लोग अलजेब्रा को कवर करेंगे। क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक बेसिक सी बात आपको पता है, और ये देखना जरा क्वाड्रेटिक कैसे बनी, x² साइन स्क्वायर, x की वैल्यू साइन। आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो गुणा करने पर क्या आ गया, माइनस का 120। इसके 2 फैक्टर किए जाएंगे, x की जगह साइन आ चुका है, तो ये x² साइन स्क्वायर थीटा, यहां साइन थीटा। सारा का सारा खेल क्या होता है, a इंटू सी का मल्टीप्लाई किया जाता है फैक्टराइजेशन में, जो भी वैल्यू आती है उसके बेसिस पर b के 2 पार्ट किए जाते हैं। 15 और माइनस 8 माइनस 120, तो यहां क्या करें भाई, एक बना ले माइनस का 12 और एक बना ले 10, कि दोनों को जब आप जोड़ेंगे तब तो -2 मेंटेन रहेगा, गुणा करेंगे तो माइनस का 120 रहेगा। ये क्या बनते हैं यहां पर हमेशा, ये हमेशा बनते हैं आपके फैक्टर्स। क्लियर है। अब मैं आपको वो राय नहीं दूंगा कि आप ऐसे करें कि 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 12 साइन थीटा प्लस का 10 साइन थीटा माइनस 8 इक्वल्स टू 0। फिर कुछ पार्ट आप कॉमन लोगे, जैसे पहले वाले में से आपने क्या कर दिया, 3 साइन थीटा को कॉमन ले लिया, फिर और पैटर्न क्रिएट किया, नहीं, वो सबसे वाहियात पैटर्न है। अगर आपके फैक्टर हो चुके हैं, इसका मतलब आपने सवाल को सोल्व कर दिया। अब क्या किया जाता है रूट्स निकालने के लिए, रूट्स निकालने के लिए सिंपल सा काम है, इन दोनों के साइन इंटरचेंज कर दो। क्वाड्रेटिक पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल एक एक चीज का रीजन दिया जाएगा। अगर यहां पर मल्टीपल भी इन्वॉल्व है तो दोनों जगह उसमें मल्टीपल का डिवीजन कर दो। क्या बना भाई, एक वैल्यू 12/15 बनी और दूसरी आपकी -10/15 बनी। क्लियर है। अब ये किसकी वैल्यू है तो देखना जरा, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ये सारी की सारी वैल्यू किसकी निकल के आती है, x की निकल के आती है।
यहां पर x की जगह साइन थीटा है, इसका मतलब ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई, साइन थीटा को। इसी सवाल को इतना डिटेल में करवा रहा हूं, आगे किसी भी सवाल को इस टाइप से नहीं करेंगे, सीधे सीधे एग्जाम अप्रोच पर आएंगे। अब देखना, दो वैल्यू निकलनी थी, बिल्कुल दो वैल्यू आपके सामने निकल रही है रूट की फॉर्म में। अब इसने क्या कहा, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच है, इसका मतलब पहला क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब ये पार्ट आपका हट गया, ये गलत है। ये वैल्यू आपकी जस्टिफाई करेगी, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 12/15, 3 से काटोगे तो 4/5। ये बताता है परपेंडिकुलर को, ये हाइपोटेनस को। क्लियर। पूछा क्या भाई, टेन थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस की वैल्यू क्या होगी, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 3। टेन थीटा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या आ गया भाई 4/3, प्लस कोस थीटा क्या लिखा जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5, प्लस सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो, 5/3। एलसीएम सबका लोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 15 लिखा जा सकता है। अब देखना जरा, इनका एडिशन करते हैं हम लोग पूरे का, थोड़ा और इजी किया, चलो ठीक है जैसा भी है। 5 गुणा 4 यहां से 20 आ गया, 3 गुणा 3 9 आ गया, 5 गुणा 5 25 आ गया, 20 20 40 45 और 9 54/15, 3 से कट गया, 18/5 आपका रिजल्ट हो गया। क्लियर है। आगे जब भी कभी, आज के ही सेशन में ऐसे सवाल और भी आ जाएंगे। 3 अप्रोच होती हैं सोल्व करने की, एक तो सवाल एकदम आसान हो जिससे सीधे सीधे सोल्व हो जाएगा, आसान नहीं है तो फिर आप वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने का तरीका सिंपल है, जस्ट आपको एक ही वैल्यू पुट करनी पड़ती है, उससे ही पता चल जाता है कि ये सवाल वैल्यू पुट से होगा या नहीं होगा। इन दोनों चीजों से भी काम नहीं चला तो फिर इस सवाल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब मैं ये सवाल आगे एक्सप्लेन करूंगा तो ये बात एक्सप्लेन नहीं करने की नीड होगी, ये पार्ट भी लिखने की नीड नहीं होगी, फिर फैक्टर क्या होंगे ये बात भी लिखने की नीड नहीं होगी। फैक्टर से सीधे हम लोग रूट में चले जाएंगे और यहां से हम लोग ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। इतना आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। स्टार इसीलिए लगाए हैं मैंने कि यहां पर आप ध्यान से इन चीजों को ऑब्जर्व करें। और सवाल नंबर 7 को देखते हैं। देखो ऐसा ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। और थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जैसे हर पेपर में 3-3 सवाल आपके ट्रिग्नोमेट्री के थे, तो 3 मार्च की पहली शिफ्ट के 3 सवाल, 3 मार्च की दूसरी शिफ्ट के 3 सवाल हो चुके हैं। सवाल नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब 3 मार्च की तीसरी शिफ्ट में भी इसी पैटर्न का आपका सवाल आया। अब देखना जरा अगेन, 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अगर ये आसान होता तो साफ साफ दिख जाता, ठीक है। अब जब तक वो आसान वाला सवाल नहीं आएगा तब तक आपके दिमाग में भी एक बात घूमेगी कि यार ये आसान वाला कौन सा है, ठीक है। पेशेंस रखो, आसान वाला सवाल भी आएगा। दूसरा तरीका क्या सिखाया मैंने आपको, वैल्यू रखनी है। कोस स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब इसके लिए तो चाहे 30 रखो, 45 रखो, 60 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेंज आपको बता दी कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी होगी, 90 से छोटी होगी। साइन थीटा को परफेक्ट वैल्यू मेंटेन करना है। परफेक्ट वैल्यू कितने पर होगी भाई, 45 रखोगे तो 1/√2, √2 मेंटेन हो गया, जबकि लास्ट में आपका 0 बनना चाहिए। साइन 60 की वैल्यू √3 बटा दो तो √3 कहां जाएगा, सोल्व नहीं हो पाएगा। इसका मतलब एक चांस हमारे पास ये बचता है कि हम एक ट्राई तो करके देखें कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो देखना, लिखना नहीं था इसमें भी, साइन 30 1/2 तो 2/2 1 बन गया, राइट वाला 5 6 हो गया। 8 गुणा में कोस स्क्वायर 30 डिग्री क्या बनेगा भाई, √3/2 का स्क्वायर, तो 3/4 2 से कट गया 6। तो इसका मतलब आपने देखा 6 - 6 जस्टिफाई कर गया 0। इसका मतलब 30 डिग्री जस्टिफाई हो गई। तो आपको क्वाड्रेटिक में नहीं फंसना, क्वाड्रेटिक में फंसेंगे तो वही तरीका है भाई, टाइम तो आपका किल होना ही है क्वाड्रेटिक के अंदर। आपने वैल्यू पकड़ ली, एक ही वैल्यू रखनी है, बाकी आपको रखनी भी नहीं थी, एक ही वैल्यू रखते, इतने में ही चेक हो गया। चलो tan 60 की वैल्यू 2 थीटा है तो 60 की वैल्यू आपकी √3 होती है, प्लस कोसेक 60 डिग्री की साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसका जस्ट इंटरचेंज कर दो, लिखा जा सकता है। ये यहां से गुणा होगा तो 5/√3, तो यहां से ये अपना रिजल्ट बन गया। अब ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो देखना जरा ऑप्शन डी, ऊपर नीचे अगर √3 का गुणा कर देते हैं तो ऊपर तो 5√3 बन जाता है और नीचे क्या बन गया आपका 3, जस्टिफाई हो रहा आपका।
तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करते और ये 30 डिग्री की वैल्यू माइंड में चेक करते, ये सवाल आसानी से सोल्व हो जाता। चलो भाई, 3 मार्च की तीसरी शिफ्ट का दूसरा सवाल ट्रिग्नोमेट्री का, सवाल नंबर 8। और ये सेशन आपको कैसे लगते हैं? देखो, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री, तो हो सकता है भाई समझने के लेवल के ऊपर ये मैं मान के चलता हूं कि कुछ चीजें ऊपर से जा रही होगी, लेकिन अपने पास अब और कोई समाधान भी नहीं है, पेपर सोल्व भी करने थे, चैप्टर पढ़ेंगे तब चीजें वैसे क्लियर होंगी। ये तो नकली सा सवाल हो गया भाई, tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, और ये वाली वैल्यू आपकी √3, और sin 30 की वैल्यू होती है आपकी, सॉरी sin 30 की 1/2 होती है, और cos 30 की लिखते हो तो √3/2 लिखा जाएगा। ऊपर नीचे आप किसका मल्टीप्लाई कर दो, यहां से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे √3 का, √3 का करोगे, ये कट गया, ये 3, तो ये तो बन गया 4, यहां पर क्या बना आपका नीचे 3 और 2 ऊपर चला जाएगा, गुणा होकर 8, तो रिजल्ट क्या आ गया 8/3, ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। ये तो एकदम नकली सवाल था। चलिए भाई, सवाल नंबर 9 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9। देखना, एक PQR आपको ट्राइंगल दिया है, इसमें कोट R का मान आपसे पूछा। एक बात हमेशा ध्यान रखें, छोटी सी बात है कि मान लो ये एंगल आपका X है और ये एंगल Y है, और ये वैल्यू मैंने A, B और C रख दी। अगर आपसे कोई कहे sin X की वैल्यू क्या होगी, तो जो भी एंगल आप यहां पर काम में लेंगे उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, B क्या लिखना आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 90 के सामने हमेशा ही हाइपोटेनस होता है। इसी डायग्राम में आपसे कोई कह दे कि sin Y की वैल्यू क्या होगी, लिखना आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही है, लेकिन क्या होगा, जो भी एंगल काम में लिया जाता है उसके सामने की साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है और 90 के सामने आपका हाइपोटेनस। तो असल में काम हम इतना ही कर रहे हैं दोनों ही केसेस में। छोटी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। कई बार क्या होता है, बच्चे यही समझ लेते हैं कि भाई यही हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सिंपल सा लॉजिक है, जो भी एंगल काम में लेना चाह रहे हो, किसके साथ, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के साथ, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ अगर आप कोई एंगल काम में लेते हैं तो उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। रीजन समझो कि ये ट्राइंगल एक टेबल पर रख दिया, अब कोई यहां से देख रहा है, कोई यहां से देख रहा है, तो दोनों के लिए अलग अलग जजमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहां से देखे वो कहेगा कि नहीं मेरे लिए तो ये परपेंडिकुलर, इस साइड में है टेबल पर, वो कहेगा नहीं मेरे लिए तो ये परपेंडिकुलर। तो इसलिए क्या होता है, जो भी एंगल काम में लोगे उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर। क्या बताना है, कोट आर, कोट आर बताना है, तो इसका मतलब आर के सामने की साइड परपेंडिकुलर, और ये क्यू आर की वैल्यू बेस और 90 के सामने हाइपोटेनस। 8 17 है, तो बची हुई साइड कितनी, 15। कोट आर में क्या लिखोगे भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना, 15 हो गया, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 हो गई। तो ये सवाल तो सीधे सीधे सोल्व हो जाता, 15/8। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 10। लैंग्वेज को रीड करना है। और इन सेशन को ध्यान से देखना, क्योंकि लगभग अपने 3 सेशन होंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी, तो जो भी बेसिक काम में आ रहा है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं एक्सप्लेन कर दूं। अगली क्लास में यही चीजें वापस आएंगी, तो फिर से मैं उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वहां भी एक्सप्लेन कर रहा है इसका मतलब ये तो आपकी सिंसियरिटी का लेवल दर्शा रहा है कि आप सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं, आपको उस जॉब से या उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको जॉब चाहिए, सीजीएल में इंस्पेक्टर बनना ही है, तो इसका मतलब इन चीजों से गो थ्रू रहिए और टीचर को थोड़ा सा सीरियस लीजिए। कई बार क्या होता है, बच्चा पहला सेशन नहीं देखा, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, दूसरा नहीं देखा, तीसरे में आता कहता है ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। भाई जो चीज काम की होगी, सवाल की रिलेवेंट होगी, पहली बार अगर आपको सवाल करवा रहा हूं तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर है, पीछे करवा चुका हूं उन्हीं चीजों के ऊपर, काफी टाइम हम लोगों ने लगाया है, फिर से वही बात आ रही है, वहां आप कहते हैं समझ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी सिंसियरिटी का कोई लेवल है नहीं। आपको हो सकता है कोई भी पढ़ा दे, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। रीजन ये है कि डिटेल में पढ़ाते हैं तो एक बार के अंदर वो चीज एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत डेडिकेशन लगता है, बहुत मेहनत लगती है। कई बार चीजें बहुत टिपिकल होती हैं तो उनको 2 या 3 सवालों के थ्रू भी समझाना पड़ता है, लेकिन वैसी ही चीजें वापस घूम के आती हैं, फिर आप कहते हैं कि ये वाली चीज कहां से आ गई, तो इसका तो क्या समाधान है, तो आप कोई दूसरा काम ढूंढ सकते हैं। फिर देखना,
सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक्स अपॉन वाई है। एक बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है ये भी, ठीक है। जो आपके फॉर्मूले होते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, ये दिखने में आपको आसान लगते हैं लेकिन ये कई सारे पैटर्न आपके क्रिएट करते हैं। कुल मिलाकर के 8 पैटर्न इस पर बनते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, 3 पैटर्न इसके। ऐसा ही फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, 3 पैटर्न इसके बनते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसके 2 पैटर्न बनते हैं। कुल मिलाकर के 8 पैटर्न में डिवीजन करके इन चीजों को पढ़ाया जाता है। इस सवाल में जो बात काम आ रही है उसको समझना। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। जब आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी तो ये चीजें वहां पढ़ाने की होती हैं। असल में देखा जाए तो ये सवाल एग्जाम में बहुत आसानी से सोल्व हो सकता है। अब देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इनटू में ए माइनस बी सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल्स टू में क्या है 1। अब एक बात बताओ, इसकी कोई मुझसे कहे कि वैल्यू के है तो इस वाले की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे 1/k, क्योंकि ये अगर 10 है तो इसको 1/10 लिखोगे तभी जाकर के 1 बनेगा। अगर इसको आप कहते हो कि 2/3 है ये और आगे 1 बन रहा है तो इसका मतलब इसका जस्ट इनवर्स ये वाली बात होती है। क्लियर? तो ऐसे जब भी पैटर्न बनते हैं इस फॉर्मेट में ये तुरंत हिट हो जाता है। रीजन आपको पढ़ाया जाता है खोल करके कि भाई ये पैटर्न बनते हैं, इनको अच्छे से तैयार करो। ये पैटर्न आपके अच्छे से तैयार है, इसका मतलब इनमें तो आपकी होती है सुपर लीड। एक नॉर्मल बच्चे कंपैरिजन में जो सोल्व करेगा देखेगा क्या है क्या नहीं है। दूसरा जिसको ये भी नहीं पता होता कि वैल्यू असल में कहां पुट करनी होती है और कैसे वाली वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे आज का जो पैटर्न था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहां पर जस्ट एक ही वैल्यू को चेक करना पड़ता है, अगर उससे हो जाए तो ठीक है। आगे सरदर्द नहीं लेना कि दूसरी वैल्यू रखेंगे फिर उसको चेक करेंगे फिर तीसरी रखेंगे, उसके बाद कोई हथियार नहीं बचा तो क्वाड्रेटिक पर आएंगे। नहीं, प्रॉपर मैनर में चीजों के ऊपर काम करो। तो ये आपका पैटर्न होता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा के होगा, सेक माइनस टेन 1/k होगा। एक बार इसको और इसको जोड़ोगे तो राइट साइड में k प्लस 1/k बनेगा और इधर 2 सेक थीटा। तो यहां से आप कह सकते हो सेक थीटा की वैल्यू 1/2 k प्लस 1/k होती है। ठीक है, लिखा जा सकता है। ऐसे ही देखो इसमें से इसको लेस करोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस लगेगा, सेक से सेक कटेगा, 2 टेन थीटा बराबर k माइनस 1/k और 2 उधर भेज दोगे तो ये भी वैल्यू 1/2 k माइनस 1/k इक्वल्स टू टेन थीटा। अब ये बच्चे को अच्छे से पता होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बनता है आपका k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2k और ये वाली बात k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2k लिखा जा सकता है। ये बच्चे को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से जब भी आप सवाल सोल्व करेंगे सेक अपॉन में 10 करोगे तो आपको भी पता है कि इनमें से एक पार्ट गायब होगा, कोस वाला। सेक अपॉन 10 कर दो चाहे आप 10 अपॉन में सेक कर दो। कैसे गायब होगा? सेक थीटा ऊपर लिखा तो 1 अपॉन कोस, नीचे 10 लिखोगे साइन अपॉन कोस, कोस से कोस गायब हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऊपर आप 10 रख दो नीचे की तरफ सेक रख दो, पैटर्न वही है। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं 1 अपॉन कोस साइन अपॉन में कोस लिखा जा सकता है, तो आपका सीधे सीधे एक रिजल्ट निकल के आता है। एक बार के लिए मैं लिख देता हूं यहां पर रिजल्ट क्या, देखो 10 में सेक का डिवीजन करोगे साइन अपॉन कोस और अपॉन में 1 अपॉन कोस, कोस से कोस कट गया और यहां क्या बचा आपका साइन थीटा बचता है। इसके अंदर आपने इसका डिवीजन किया, ये इससे कट जाएगा तो क्या बनता है k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये जितनी भी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की है ये सारा का सारा इस पैटर्न को पढ़ाते टाइम थ्योरी में आपको पढ़ाया जाता है कि जब आप सेक थीटा लिखेंगे तो 1/2 k प्लस 1/k लिखा जाएगा, टेन थीटा लिखोगे तो 1/2 k माइनस 1/k लिखोगे। सेक थीटा को सिंप्लीफाई करके ध्यान रखोगे तो k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2k आएगा। टेन थीटा को सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2k आएगा। 10 अपॉन सेक लिखोगे तो आपके पास साइन बचता है। इस केसेस के अंदर हमेशा ही वैल्यू क्या होगी, k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1। तो ये पैटर्न आपको पढ़ाए जाते हैं पहले से ही थ्योरी में। अब यहां से आप एक छोटी सी बात ऑब्जर्व करना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक्स अपॉन वाई है जो किसकी वैल्यू है, k की। अब आपको पता है साइन थीटा अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, k स्क्वायर माइनस 1 और k स्क्वायर प्लस 1। देखना जरा,
एग्जाम अप्रोच पर आ जाते हैं कि एग्जाम में असल में देखा जाए तो इन सवालों को डील करने का असल में तरीका क्या है। देखो, और जो चीजें आपको नहीं पता या कुछ मिसिंग है उनको साथ साथ में नोट कर दो। देखना जरा, के की वैल्यू यहां पर आपको क्या दी, x बाई वाई, ठीक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ये कहो कि सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू के थी, ये तो 1/k, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुद एक दूसरे से इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहां पर देखो, वैल्यू लास्ट में ऐसे भी बता देता है कि x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, y से छोटी है, और आपको पता है एंगल आपका थीटा है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है। इसका मतलब इसका साइन थीटा का जो भी रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव आपको बनाना है। तो इस चीज में आपको स्ट्रेस नहीं लेना होता है। लास्ट में जाकर के जो कंडीशंस हैं उनको एक बार थोड़ा सा मैच करवा देते हैं, इतने में काम चल जाता है। देखना, के की वैल्यू हो गई। अब आपको पता है यहां क्या लिखना है, साइन थीटा की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1। तो क्या करते भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लिखते -1, और ये की ये बात वापस से लिखी जाती नीचे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और प्लस का 1। वाई स्क्वायर से जब आप गुणा करेंगे तो यहां सीधे सीधे आप ये वाली बात लिख सकते थे। क्लियर, ठीक है, ये लिखा जाता। अब इसने क्या कहा था, x की वैल्यू जो है वो y से छोटी है, ये वैल्यू छोटी, ये बड़ी है, जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या बन के आएगा, नेगेटिव। जबकि इसने क्या कहा, जो थीटा आपका 0 से 90 डिग्री के बीच है, पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि ये वैल्यू आप चाहे k की माने चाहे 1/k की माने, वो डिसाइड कौन करता है कि आपकी x और y की वैल्यू कैसी है और कौन से क्वाड्रेंट का केस है। इन चीजों को आप शुरुआत में ना सोल्व करें, लास्ट में सोल्व करें। तो जब आप इसको 1/k मानेंगे तो ये चीज बस इतनी सी इंटरचेंज होगी कि यहां वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। कंडीशन जस्टिफाई, रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, तुरंत का तुरंत देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी यहां करेक्ट हो गया। तो मेरे हिसाब से ये जो सवाल सोल्व किए जाते हैं, के की वैल्यू आपको पता थी, ये होगी। एक बार फिर से देखना जरा, ये जो सवाल है असल में आप अगर एग्जाम से पहले ठीक मेहनत कर लेते हैं तो क्या करना था। आपने देखा सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक्स बाई वाई है, के की वैल्यू है, और आपको पता है ऐसे केसेस में साइन थीटा की वैल्यू के स्क्वायर -1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 होती है। के स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। वाई स्क्वायर का गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वो थीटा वाली कंडीशन पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, रीजन वाई एक्स से बड़ा है, इसी को इंटरचेंज कर देते तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा था, और ये पूरा का पूरा सवाल आप माइंड में कर सकते थे। क्या करना है, 8 पैटर्न बनते हैं 3 फॉर्मूलों पर बेस्ड, उन पर आपको अच्छे से काम करना होता है। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। हर संभावना पर आपने पहले अगर काम कर रखा है कि अच्छा ये पैटर्न होता है तब ये सवाल पूछता है, तो आई होप बात समझ आ गई होगी। थोड़ा सा टिपिकल जरूर था, लेकिन वही है, कोशिश करो। सवाल नंबर 11 पर आ जाओ। अगेन देखो उसी पैटर्न का सवाल। लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कोस थीटा इक्वल्स टू 13 है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो 0 और 90 नहीं ले सकते। फिर आपसे पूछा इसकी वैल्यू बताओ। क्या तरीका बताए, एकदम इजी होगा तो साफ साफ दिखेगा, दिख नहीं रहा है। अब ये जब तक वो सवाल नहीं आएगा आपके दिमाग में घूमेगा कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसमें ये साफ साफ दिखता है कि इसकी वैल्यू ये होगी। चलो इसको भूल जाओ। दूसरा तरीका वैल्यू पुट करनी है, तो साइन स्क्वायर की तो कैसी भी वैल्यू हो, रीजन क्या, राइट साइड में आपको 13 क्रिएट करना है। तो साइन स्क्वायर, साइन थीटा की तो कोई भी वैल्यू रखो, अंडर रूट हट जाएंगे। कोस थीटा की 45 नहीं रख सकते क्योंकि उसमें अंडर रूट होता है, 30 नहीं रख सकते क्योंकि उसमें भी अंडर रूट मेंटेन होता है। तो क्या रख सकते हैं, 60 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 14 1/2 करोगे तो यहां पर आपके पास क्या क्रिएट हुआ, 7। आपको बनाना कितना, 13। इस साइड के अंदर जब आप वैल्यू रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा 60 डिग्री आप रखोगे तो 3/4 बनेगा। तो आपको पता चल गया 5 गुणा 3 15/4 नहीं बनेगा। रीजन क्या है, ये परफेक्ट वैल्यू है, यहां रिजल्ट पॉइंट में आ गया। तो एक बात ये तय हो गई कि आप इस सवाल को किस तरीके से नहीं कर सकते, वैल्यू पुट से। क्या बचेगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में देखो कोस थीटा है उसको x मान लो क्योंकि उसकी पावर, उसको इंटरचेंज साइन में करोगे तो टिपिकल होगा। साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में बदलना आसान है।
तो कोस में बदल लेते हैं, तो 5 इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 5 का गुणा माइनस साइन स्क्वायर से करोगे, राइट साइड में भेज दो, तो 5 गुणा में कोस स्क्वायर थीटा हो गया। 14 कोस थीटा भी राइट में भेजोगे, माइनस का 14 कोस थीटा लिखा। अब ये 5 का गुणा है, ये राइट साइड में जाएगा, ऑलरेडी 13 है, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास 8 बराबर 0। यहां से क्या बन रहा है भाई, 8 गुणा 5 40, दोनों ही पॉजिटिव हैं, 2 फैक्टर कर दिए, -4 और माइनस का 10, गुणा करोगे 40 बन रहा है, ऐड करोगे माइनस का 14। ये फैक्टर है, अगर आप इनके रूट लिखना चाहते हो तो दोनों के साइन चेंज करो, और ये जो मल्टीपल होता है इसका आपको डिवीजन करना होता है, ये आपने डिवीजन किया। ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, पैटर्न ax² प्लस bx प्लस c, ये वैल्यू x की है, x क्या आपका कोस थीटा, ये वैल्यू आपकी बताती है कि ये कोस थीटा की वैल्यू निकल के आई। ये वाला पार्ट एकदम गलत हो गया, रीजन कोस थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है और -1 से छोटी नहीं होती है। जबकि 10/5 आपने देखा तो ये किसको बताता है, ये 2 को बताता है। तो इसका मतलब यहां पर एक ही बात हमेशा ट्रू होगी, और वो ये वाली 4/5 1 से छोटी वैल्यू है, ये 2 बन गया। कोस थीटा की वैल्यू 2 होती नहीं है कभी भी। कोस थीटा किसको बताता है भाई, ये बेस को बताता है, ये हाइपोटेनस को बताता है। अगर परपेंडिकुलर भी चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, तो 3 आ गया, इतना लिखा, ये रिजल्ट निकाल लिए। सेक थीटा की वैल्यू लिखनी है, कोस को इंटरचेंज कर दो 5/4। कोट थीटा की वैल्यू लिखनी है तो क्या लिखा जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर 4/3 लिख दिया। कोसेक थीटा अगर आपको लिखना है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपॉन में क्या लिखा जाएगा आपका 3 5/3, और टेन थीटा की वैल्यू इसी का इंटरचेंज करोगे 3/4। ये बात आपने लिखी। 4 3 का एलसीएम 12 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 12 से ऊपर नीचे करोगे 15, और ये बन गई 16। यहां पर 12 से गुणा करोगे, 5 गुणा 4 आपका 20, 3 बार कट गया 9, 16 15 आपका 31 हो गया, 20 और 9 29 हो गया। क्लियर है। किस लेवल पर सुधार करने हैं, इक्वेशन को सीधे लिख ले जाए। ये काम आपको हमेशा ही करके देखना पड़ेगा। रीजन ये है, ये काम अगर सीधे सीधे अप्लाई हो गया तो सीधे सीधे इस बात पर आ जाते, बीच का पार्ट सोल्व नहीं करना है। तो हमेशा क्या करना होता है, सबसे इजी वाली बात अगर दिख रही है या नहीं दिख रही, दूसरा वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू एक ही पुट करके देखते हो, वो जस्टिफाई करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो क्वाड्रेटिक पर आ जाओ। कन्वर्जन इस फॉर्म का है, ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व नहीं करोगे, श्रीधराचार्य भी नहीं लगाओगे। रीजन यहां पर सीधे सीधे रूट फाइंड किए जाते हैं। अब ये रूट फाइंड करने का पिछले केस में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अलजेब्रा में मैं और ज्यादा इसको डिटेल में ले जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन, तीनों चीजें वहां पढ़नी होती हैं, और बाइनोमियल का पैटर्न, 4 चीजें होती हैं जो इक्वेशन से रिलेटेड होती हैं, वहां एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आई होप समझ आ गया होगा कि एग्जाम में ये सवाल इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। चलो भाई, सवाल नंबर 12 नंबर में देखना, tan 30 कोसेक 60 tan 60 सेक 30, ठीक है। ये आप खुद से कर लेना सेल्फ, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं। चलो सवाल नंबर 13 पर आ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल नंबर 13 पर आ जाओ। अगेन देखो, वही पैटर्न आपका क्रिएट हो गया। सबसे पहला काम, सीधे सीधे नहीं दिख रहा है कुछ भी, तो थीटा की वैल्यू आपको रखनी है। थीटा की वैल्यू कौन सी रखोगे, तो देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ठीक है, इनमें तो कोई समस्या नहीं है। साइन थीटा अकेला है, और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच है, तो 30 45 60 ये रख के देखेंगे। 45 नहीं रखोगे क्योंकि राइट साइड में 2 बन रहा है जो परफेक्ट वैल्यू है। अगर अंडर रूट बीच में एक फंस गया तो इसका मतलब वो हट नहीं पाएगा, तो उसको रखने का फायदा नहीं। 45 नहीं रखोगे, 60 नहीं रखोगे, क्या रख सकते हैं 30 पर आपको ये बात चेक करनी होती है हमेशा ही। 30 डिग्री जब आप रखेंगे तो यहां पर देखना 7 साइन स्क्वायर थीटा, ये 7/4 बना, माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट 3/2 स्क्वायर करोगे कितना भाई 3/4, प्लस 2 1/2 1 आ गई, बराबर में 2 बनना चाहिए। देखना 4 एलसीएम आ गया, 7 में से आपने 3 लेस किया 4 का डिवीजन, एक ये बन गया एक ये बन गया, मतलब बात जस्टिफाई हो गई। अब क्या फायदा हुआ, आपको क्वाड्रेटिक के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा, सीधे सीधे वैल्यू रखोगे। सेक 2 थीटा रखना है, 2 गुणा में 30 60, सेक 60, साइन जो कोस 60 है उसका जस्ट इंटरचेंज कर दो, √3/2 का इंटरचेंज किया, 2/√3 लिख लिया, प्लस कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है tan 60 की अंडर रूट 3, तो ये 1/√3।
कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू जब आप लिखेंगे, 1 मिनट, क्या गड़बड़ कर दी भाई, ये गड़बड़ कर दी ना। सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी 2, ठीक है, यहां से इस बात को लिख दिया। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई 2/√3, इंटरचेंज करते जाओ माइंड में, tan 60 की वैल्यू √3, पूरे को √3 से गुणा करोगे, ये वैल्यू 2√3 + 1, 2√3 + 1 डिवाइड बाई √3 का गुणा किया, ये 3 बना, ये 2 बना, 5 आ गया। तो यहां से ऐसा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो हमेशा ही इसे क्वाड्रेटिक से नहीं किया जाता है, एक वैल्यू पुट करके देखते हैं। यही क्यों करके देखते हैं, तो इसका रीजन भी आपको पता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर देते हैं, सवाल नंबर 14 देखना जरा। ये जब भी सवाल होते हैं ये एकदम आसान कैटेगरी के सवाल होते हैं कि आपको कोई इक्वेशन दी जाती है और आपसे पूछता है कि इसका रिजल्ट क्या बनेगा, और रिजल्ट आपके सामने बड़े ही परफेक्ट होते हैं। तो हमेशा इन सवालों को किससे सोल्व कर लें, वैल्यू पुट से, ठीक है। वैल्यू पुट में किस चीज का ध्यान रखना है भाई, बस इनफाइनाइट ना बने, कोशिश ये रहे, हालांकि वो बन जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे केसेस में जहां पर 4 ऑप्शन मैच हो रहे हैं, इनफाइनाइट आपको नहीं बनाना है। क्या वैल्यू रखें भाई, 0 रख सकते हैं क्या, tan 0 की वैल्यू 0 होती है और sec 0 की वैल्यू आपकी 1 हो सकती है, 0 डिग्री लिख सकते हैं। 0 जैसे ही आप थीटा की वैल्यू करोगे, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो sec इंटू में tan 0 हो गया, 10 की पावर 6 0 हो गया, sec की पावर 6, sec 0 की वैल्यू 1, पावर 6 करोगे 1, और रिजल्ट क्या आएगा -1, -1, इसका मतलब आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी कंफर्ट फील नहीं हो रहा तो ऐसा कर दो भाई, हालांकि सवाल सोल्व हो गया, 45 डिग्री से कर दो, 3 गुणा में cos 45 1/√2 होता है, sec 45 √2 होगा, स्क्वायर कर दोगे 2 बनेगा, tan 45 आप क्या लिखते हो 1, तो ये 1 हो गया, फिर ये 1 हो गया, sec, तो ये देखना sec स्क्वायर थीटा 2, उसकी भी क्यूब कर दोगे तो ये 8, 6 और 1 7, 7 में से 8 चला गया -1, तो बेटर क्या था कि सीधे सीधे ये सवाल ऐसे सोल्व हो जाता। तो जब भी कभी आपको कोई अलग से कंडीशन ना दे और सीधे सीधे ये कहे कि ये जो पैटर्न है इसके बराबर में क्या रिजल्ट बनेगा, कोशिश करना वहां इनफाइनाइट ना बनाओ, क्योंकि अगर चारों ऑप्शन में इनफाइनाइट है नहीं, होता भी नहीं है अपनी एग्जाम्स के अंदर, तो उस चीज का बस ध्यान रखोगे, बाकी कोई भी वैल्यू पुट कर दो आपके सामने तुरंत का तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। सेम टू सेम इसी पैटर्न का सवाल, सवाल नंबर 15। अब एक तरीका तो देखो हमारे पास ये है कि tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का जो पैटर्न है, इसको tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपोन में समथिंग दे रखा है, एक एक करके इनको सोल्व करें, उससे रिजल्ट निकालें। जैसे नीचे क्या है 2 tan स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + कोट स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर, 1 + कोट स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर। पूरे को साइन या कोस में कन्वर्ट कर दो, ऊपर भी साइन स्क्वायर अपोन कोस स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर पूरे में से आपने कॉमन ले लिया। एक तरीका आपका ये होता है इन सवालों को सोल्व करने का, ठीक है। कब सोल्व होगा इजी वे में, जब आपके नीचे वाली बात जो है वो क्लिक कर जाएगी कि इसको ऐसे लिखा जाता है, या फिर पूरे के पूरे पैटर्न को साइन अपोन कोस, कोस अपोन साइन, जैसे tan और कोट को खत्म कर दो एकदम, उससे सोल्व होगा। उसमें थोड़ा सा टाइम किल होता है। अब आपको मैंने एक बात बताई कि जो भी कोई बात है, अलग से कोई कंडीशन नहीं दे रखी, सीधे सीधे ये दे रखा है भाई ये सवाल है, इसके इक्वल में क्या होगा, इस चीज को सिंप्लीफाई करोगे तो कौन सी चीज बनेगी, 4 ऑप्शन है। वैल्यू पुट का सहारा ले लो। वैल्यू पुट में क्या ध्यान रखना है कि जो आप वैल्यू पुट करोगे उसकी वजह से ऑप्शंस आपके जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब 2 ऑप्शन एक जैसे ना बने। अब आपने दिमाग लगाया, जैसे मैं 0 लेकर के चलता हूं तो कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, सेक 0 की वैल्यू भी 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है। तो बी और डी आपका कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, लेकिन 0 वाली वैल्यू को चेक करना आसान है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं भाई। अगर बी और डी में से कुछ होगा तो दूसरी वैल्यू चेंज कर देंगे। tan 0 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, ऊपर 0 क्रिएट हो गया। नीचे देखना जरा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब एक वैल्यू यहां पर क्या क्रिएट हो गई, इनफाइनाइट। अब आंसर आपका आ चुका है, वैसे 0 ऊपर क्रिएट हो गया, पूरे का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है, कोट स्क्वायर को 1/tan स्क्वायर लिख दोगे, वो इनफाइनाइट बनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन ऐसे केसेस में क्या होता है कि स्टूडेंट जनरली इतना डीप में जाकर काम नहीं करता है, तो बेटर क्या रहेगा, यहां पर वैल्यू को चेंज करो। वैल्यू चेंज करके क्या रख देते हैं, जैसे थीटा बराबर 45 डिग्री रख दो। ध्यान यहां भी यही रखना है कि कोसेक की पावर 6 थीटा है, कोसेक 6 पावर 6 थीटा है, इसकी वैल्यू कुछ निकलेगी। सेक की पावर 4 है, कोस की पावर 4 है, साइन की पावर 6। ऑप्शन चारों के चारों डिफरेंट आएंगे, इसका मतलब ये सेफ वैल्यू है, आपका रिजल्ट इससे मैच हो जाएगा। 10 45 रखा आपने 1 माइनस ये क्या बन गया 1/2 स्क्वायर हो रखा है, ये वाली वैल्यू 2 + 1 + 1। अब देखना जरा 1 माइनस 1/2 1/2 ये हो गया, नीचे 4 हो गया, रिजल्ट 1/8 बना। अब देखना जरा पहला ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं cos 45 तो क्या बनेगा 2। अब 2 की पावर यहां पर देखना cos 45 √2 बना, उसका स्क्वायर करोगे 2 होगा और उसका क्यूब करोगे पावर 6, तो ये तो 8 बन जाएगा, गलत। पावर 4 की वजह से तो 4 ही बना, ऑप्शन बी भी आपका गलत। ऑप्शन सी की बात करें तो सी आपका करेक्ट हो गया। क्या करोगे 1/√2 की पावर 6 करोगे, 1/8 आ जाएगा। तो ये इसका सबसे सेफ तरीका था। जनरल अप्रोच को अवॉइड करेंगे, जनरल अप्रोच में बहुत ज्यादा टाइम किल होता है। सवाल नंबर 16 की बात करें, अगेन वो का वो पैटर्न क्रिएट हो गया है। अब देखो 16 नंबर में मैंने जो बात आपको सिखाई थी उसके हिसाब से अगर आप इसको सोच के देखें, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p होती है, sec थीटा माइनस tan थीटा 1/p होता है। फिर जब आप इसको सोल्व करते हैं तो sec थीटा क्या निकल के आता है भाई आपका 1p + 1/p और अपोन के अंदर 1/2 या फिर 1/2 इंटू में p + 1/p। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/2 ब्रैकेट में p - 1/p। इसको आप सोल्व करते हैं। फिर आपको ये बताया था कि 10 में जब आप डिवीजन करेंगे सेक का तो आपके सामने कुछ रिजल्ट निकल के आएंगे और वो रिजल्ट किसका होगा, साइन का। पैटर्न क्या होता है k² - 1 अपोन k² + 1। पूछा क्या है देखना जरा, p² - 1 और अपोन में p² + 1 किसको जस्टिफाई करेगा, ऑप्शन बी को। तो यहां से हमने क्या देखा कि भाई आप अगर पैटर्न पर काम करते हो तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको हिट कर देते हैं तुरंत के तुरंत। अब जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, इस पैटर्न को डिटेल में नहीं समझ रखा है, मेरे हिसाब से वो इस सवाल को सीधे हिट नहीं करेगा। वो एग्जाम में इधर उधर का दिमाग लगाएगा, हो सकता है सवाल उसका सोल्व हो जाए, एक संभावना ये भी बनती है कि ना भी सोल्व हो। या फिर वो क्या करेगा, थीटा की कोई वैल्यू लेगा, जैसे 45 डिग्री लिखा तो √2 + 1 रखा, अब नीचे p² में वो बात रखेगा, p² + 1 p² - 1 इनकी वैल्यू रखेगा, फिर मैच करेगा ऑप्शंस के साथ। अब 45 रख करके चल पड़ा तो समस्या क्या आएगी, ऑप्शन बी और सी कॉन्ट्राडिक्ट होंगे क्योंकि साइन 45 cos 45 दोनों ही 1/√2। तो बेटर क्या है, जो चीजें आपको डिटेल में पढ़नी होती है उनको डिटेल में पढ़ें और तैयार करें, क्योंकि वो इतना टाइम बचा देती हैं कि सीधे सीधे आप हिट कर दोगे। एक बच्चा ढूंढ रहा है एग्जाम हॉल में क्या करूं, वैल्यू पुट करूं, ये करूं, आपने हिट कर दिया इतनी देर में। और बहुत सारे बच्चों को तो ये समझ में भी नहीं आया होगा कि यार ये क्या हुआ। तो पिछला जो सवाल था शायद कि 4 या 5 सवाल पीछे छोड़ करके मैंने ये करवाया था, उसको देख लें, देखना। अब देखो मैंने अगला सवाल देखना 17 नंबर का। अब मैंने आपको कहा था ना कि कई सवाल ऐसे होते हैं इजी होते हैं एकदम, देखना ये एकदम इजी है। वो ऐसे सवालों में क्या होता है, या तो इजी वैल्यू होती है या फिर कोई थीटा की वैल्यू पुट करते हैं या फिर क्वाड्रेटिक लगाते हैं। क्वाड्रेटिक तीसरे नंबर का काम। इजी कैसे भाई, देखो 7 cos स्क्वायर 3 sin स्क्वायर। एक बात बताओ, 3 cos स्क्वायर प्लस 3 sin स्क्वायर और cos स्क्वायर का एक पार्ट क्या लिख सकते हो 4 cos स्क्वायर। तो इस सवाल को आप ऐसे ब्रेक करते 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 कॉमन, sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1, ये 3 राइट साइड में चला गया, 6 में से कट गया। तो यहां से आप कह सकते हैं cos थीटा की वैल्यू राइट साइड में क्या बचा आपके पास, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू राइट साइड में आपके पास 3, लेफ्ट साइड में 4। अंडर रूट करोगे ये पार्ट इससे आएगा, इसका अंडर रूट होगा, ये 2 बनेगा। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू यहां पर क्या होती है आपकी 30 डिग्री। तो मैं आपको ये कह रहा था कि जिसमें दोनों ही चीजें स्क्वायर के अंदर दे रखी है, साइन और कोस, वो तुरंत के तुरंत आप देख करके हिट मार सकते हो कि भाई 3 cos स्क्वायर का 3 sin स्क्वायर के साथ पेयर बना दे, 3 बन गया, राइट साइड में भेजा 6 - 3 3। लेफ्ट साइड में आपके पास 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 को उधर भेज दो, अंडर रूट कर दोगे, cos थीटा की वैल्यू अंडर रूट 3/2 हो गई। कब, जब थीटा 30 डिग्री।
तो 30 डिग्री आपको रखना था। अब कोट 30 डिग्री की वैल्यू रखोगे तो आपको पता है क्या लिखी जाती है, √3 स्क्वायर कर दोगे 3। फिर यहां पर सेक स्क्वायर की वैल्यू लिखोगे तो सीधे सीधे यहां पर √3/2 है तो ये क्या बन जाएगा, 4/3। और अपन में tan स्क्वायर 2 थीटा, 60 की वैल्यू आपको रखनी है, tan 60 की वैल्यू 3 होती है, माइनस साइन स्क्वायर 60 की जब आप यहां पर वैल्यू रखेंगे तो ये वाली क्या हो जाएगी, 3/4। इसको सिंप्लीफाइड कर दो, मतलब 12 से गुणा कर दें, यही होगा ना, गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। 12 गुणा 3 36, 4 गुणा 4 16, 12 गुणा 3 36 माइनस, और यहां पर 3 गुणा 3 9, 6 6 12, 3 4 5, 52 में बटा किया आपने 27 का। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। तो 3 तरीके वो थे जिनमें सबसे आसान सवाल जो बनता है वो इस पैटर्न पर आपका बनता है। चलो भाई, सवाल नंबर 18 आज के सेशन का आखिरी सवाल। 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे क्योंकि हर शिफ्ट के अंदर 3-3 सवाल पूछे गए थे लगभग। देखना 18 नंबर में क्या करना है भाई आपको, कोस 9 डिग्री और साइन 9 डिग्री, सॉरी कोस 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री, फिर सेक 9 डिग्री कोसेक 81 डिग्री, फिर 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, जब a प्लस बी आपका 90 डिग्री होता है तो जो सबसे नीचे बात है उसको समझना। 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 बन गई, 2 का गुणा है तो 2 प्लस 1, नीचे तो 3 बन गया। या फिर ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जो आपका साइन 63 डिग्री है, इसी को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये क्या बनेगा, साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। आप इसे लिख सकते हैं कोस 27 डिग्री। तो जहां साइन स्क्वायर 63 डिग्री है वहां आप कोस स्क्वायर 27 लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर 27, सॉरी कोस स्क्वायर 27 और साइन स्क्वायर 27 1 बना लेगा, 2 आपने कॉमन ले लिया और नीचे एक बीच में इनके 1 फंसा था। तो ये पैटर्न अगर आपको पता है कि a प्लस बी 90 डिग्री होता है तो इसका रिजल्ट कैसे काम करता है तो ये आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। अगली बात पर आ जाओ, कोस 9 डिग्री साइन 81 डिग्री। अब कैसे भी इसको रिप्रेजेंट करो, कोस 9 डिग्री को लिख सकते हो कोस 90 माइनस 81 डिग्री, क्या बनेगा, साइन 81। तो यहां जो वैल्यू है ये क्या बन गई, 2 इंटू साइन 81 डिग्री। अगले ब्रैकेट के अंदर किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये साइन में है तो इसको कोसेक में बदल लो। सेक 90 माइनस 81 करोगे तो अगेन वही बात आपके पास निकल के आएगी, 2 इंटू में कोसेक 81 डिग्री। ये आपस में कट गए, रिजल्ट 4/3 निकल के आ गया। ये भी अगर आपने थोड़ा सा बेसिक अगर ठीक तरीके से पढ़ रखा है तो इस सवाल को भी आप माइंड में डील कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाले जो सेशन चल रहे हैं ये अच्छे लग रहे होंगे, स्पेशली उन बच्चों को जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नए टाइप के जो भी सवाल आते हैं, क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। मैं पूरा प्रयास मेरा ये रहता है कि आपको ये चीजें समझ आ जाए, एटलीस्ट उन बच्चों को तो समझ में आ ही जाए जिन्होंने जैसे एसएससी सीजीएल 2019 का जो प्री था वो अटेम्प्ट किया था, या जिन्होंने सीएचएसएल का एग्जाम दिया था, क्योंकि इनकी प्री में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखता, ना ही आपको सीपीओ में डिफरेंस मिलता है। अगर आपकी स्टेट लेवल की कोई एग्जाम है, जैसे सीडीएस हो गया, मान लो सीडीएस में भी सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न रहता है। सीडीएस के पूरे सिलेबस में मैथ में 2 या 3 चैप्टर अलग से पढ़ते हैं, बाकी कंप्लीट आपका सीजीएल जैसा है। तो आपको ये सेशन कैसे लगते हैं, सबसे जरूरी बात कमेंट करके बताएं। अच्छे लगते हैं तो भी बताया करें, अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो भी एक बार मेंशन करें कि सर ये रीजन है, इस वजह से मुझे ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही हैं। और कोई भी सजेशन आपका कमेंट कर सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।